Hello and very good morning everyone. Today I am going to continue chapter number 20, Foreign Policy of India and its relations with the neighboring countries. लास्ट पार्ट में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था और हमारे फॉरेन पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ा था. फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स हमने देख लिए थे और डिटरमाइनिंग फैक्टर्स भी देख लिए थे. In today's class, we'll continue with the India's relations with her neighboring countries. इंडिया के अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसे रिश्ते हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे. India is a vast country and its boundaries touch China, नेपाल, भूटान, बर्मा, म्यांमार, श्रीलंका एंड पाकिस्तान. इंडिया एक वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ा देश है हमारा, और हमारे देश की बाउंड्री बहुत अदर कंट्रीज़ के साथ टच करती है, जैसे चाइना, नेपाल, भूटान, बर्मा, म्यांमार, श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ इंडिया की बॉर्डर्स टच करती हैं. इंडियाज़ रिलेशंस विथ हर नेबर्स हैव नॉट बीन ऑलवेज ऑन एंड ऑफन सेवरल प्रॉब्लम्स हैव बीन क्रॉप्ड अप. अब इंडिया के रिलेशन अपने पड़ोसी देशों के साथ हमेशा एक जैसे नहीं रहे हैं. कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, कभी सॉल्व भी हो गई हैं, कभी कुछ टेंशन अभी भी स्टिल चल रही है. इंडिया हैज़ ऑलवेज मेड एफर्ट्स टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम पीसफुली एंड बाय म्यूचुअल डायलॉग्स. और इंडिया ने हमेशा से कोशिश करी है कि इन प्रॉब्लम्स को शांतिपूर्वक बात करके, बातचीत के द्वारा सॉल्व किया जाए. कभी भी हमने युद्ध का रास्ता नहीं चुना है. एंड इंडिया डज नॉट वांट इंटरफेरेंस ऑफ थर्ड पार्टी. और दूसरी बात यह है कि इंडिया ये भी नहीं चाहती कि कोई तीसरी कंट्री हमारे बीच में इंटरफेयर करे. इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन कीन ऑन and has tried to maintain good relations with her neighbors for stability, peace and development of the country. और इंडिया ने हमेशा से ही कोशिश करी है कि पड़ोसी देशों के साथ में हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे रहें, जिससे कि देश में शांति बनी रहे और कंट्री का डेवलपमेंट भी हो. इंडिया एंड चाइना. नाउ लेट्स सी अबाउट इंडिया एंड चाइना's रिलेशनशिप. इंडिया और चाइना एज अ कंट्री दोनों के रिलेशंस कैसे हैं इनके बारे में हम देखेंगे. फॉर सेंचुरीज चाइना एंड इंडिया हैव लिव्ड एज अ फ्रेंडली नेबर्स. बहुत सालों से ही, बहुत पहले से, प्राचीन समय से ही इंडिया और चाइना बहुत अच्छे पड़ोसी देशों में एक फ्रेंडली तरीके से रह रहे हैं. अच्छी फ्रेंडशिप है. फ्रॉम द टाइम ऑफ अशोका 3rd century BC, बुद्धिज्म हैज़ मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन डेवलपिंग रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज. और अशोका के समय पर जब इंडिया में बौद्ध धर्म काफ़ी फल फूल रहा था, तो उस समय पर इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस भी बहुत अच्छे डेवलप हो गए थे. सेवरल इंडियन बुद्धिस्ट स्कॉलर्स विजिटेड चाइना ड्यूरिंग अशोका's reign. बहुत सारे इंडियन बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो बौद्ध धर्म के, उन्होंने चाइना में विजिट किया अशोका के टाइम पे. चाइनीज ट्रैवलर्स लाइक फायन एंड ह्यूनसांग केम टू इंडिया. और उसी टाइम पर चाइनीज ट्रैवलर्स भी इंडिया आए, जिनमें से इंपॉर्टेंट है फायन और ह्यूनसेंग. Chinese students used to come to ancient Nalanda University for studies of ancient scriptures. Chinese students नालंदा यूनिवर्सिटी आते थे एंशियंट टाइम में एंशियंट स्क्रिप्चर्स को स्टडी करने के लिए. इन द प्रेजेंट टाइम इन 1949 कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड इन चाइना आफ्टर कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन. अब हम मॉडर्न टाइम की बात करते हैं तो 1949 में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म हुई चाइना में आफ्टर कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन. कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन एक हुई थी और उसके बाद में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म हो गई. India welcomed the communist revolution in China and took initiative to develop good relation with China. इंडिया ने जो चाइना में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुई थी उसको वेलकम किया और अपने तरफ से कुछ कदम उठाए कि इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस और अच्छे डेवलप हो सके. Since then, India has desired to have good neighboring relation with China. और उसी समय से इंडिया की हमेशा से इच्छा रही है कि चाइना के साथ में हमारे अच्छे रिलेशंस रहें. इंडिया इनफैक्ट वेलकम द चाइनीज़ रिवॉल्यूशन. इंडिया ने इनफैक्ट चाइनीज़ रिवॉल्यूशन को भी वेलकम किया था. शी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज कम्युनिस्ट चाइना, देयर बाय हेल्पिंग हर टू बिकम मेंबर ऑफ द UN. और इंडिया फर्स्ट कंट्री थी जिसने कम्युनिस्ट चाइना को रिकॉग्नाइज किया था, बहुत अच्छे से पहचाना था, और इवन हमने हेल्प करी थी चाइना को UN की मेंबरशिप लेने के लिए भी.
इन 1954 इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विद चाइना। 1954 में इंडिया और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। द एग्रीमेंट इज नोन एज द पंचशील पैक्ट ऑफ 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। और इस एग्रीमेंट को कहा जाता है पंचशील पैक्ट या 5 प्रिंसिपल, मतलब पीसफुल, मतलब एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए इन्होंने कुछ एग्रीमेंट पर साइन किए। India continued to subscribe to these principles even when her relation with China worsened in 1962। और 1962 में जब 62 में जब इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो गए थे, उसके बाद भी इंडिया ने ये जो प्रिंसिपल्स हैं, जो 5 रूल्स हैं, उनको हमेशा फॉलो किया, इनको ब्रेक नहीं किया। ड्यूरिंग द 1962 वॉर इंडिया डिफेंडेड हर बॉर्डर्स। हुआ क्या था कि 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था। चाइना ने इंडिया पर अटैक कर दिया था और इंडिया ने अपनी बॉर्डर्स को, अपने देश की कंट्री की बॉर्डर्स को बचाने के लिए डिफेंड किया था, मतलब अपनी रक्षा करी थी, अटैक नहीं किया था। तो ये वॉर हुआ था। दो द वॉर वॉज सून ओवर, नॉर्मल रिलेशन बिटवीन द टू कुड नॉट बी रिस्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम। अब जब वॉर खत्म तो हो गया, लेकिन उसके बाद भी दोनों के बीच में ना पहले जैसे रिलेशंस रिस्टोर नहीं हो पाए। बट इंडियन एफर्ट्स फॉर गुड रिलेशन विद चाइना स्टिल कंटिन्यू। लेकिन उसके बाद भी आज भी इंडिया के साइड से कोशिशें जारी हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस वापस से पहले जैसे ही मेंटेन हो जाएं। After 2 decades of war, both sides have made efforts to develop good diplomatic relations, which had strained. It was again restored in 1976. अब 1962 के वॉर के बाद में आफ्टर 2 decades, 2 दशकों के बाद में एफर्ट्स दोनों साइड से कोशिशें करी गई कि वापस से पहले जैसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्रिएट हो जाएं जो बीच में एकदम ख़राब हो गए थे। इट वॉज अगेन रिस्टोर्ड इन 1976। 1976 में वापस से थोड़े चीज़ें नॉर्मल हो गई और रिलेशंस हमारे इंडिया चाइना के फिर से ठीक हो गए। डायलॉग्स वर हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना टू सॉल्व द बॉर्डर इश्यूज़। बॉर्डर इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए इंडिया और चाइना के बीच में जो भी बॉर्डर कन्फ्लिक्ट था उसको सॉल्व करने के लिए एक दूसरे से बातचीत करी गई। एट प्रेजेंट सेवरल इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स हैव बीन साइंड बिटवीन द टू, बट द बॉर्डर इज स्टिल वेक्स्ड इशू। हाउएवर एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू फाइंड आउट अ पीसफुल सॉल्यूशन। अभी आज के टाइम पर बहुत सारे इकोनॉमिक, कमर्शियल, पॉलिटिकल एग्रीमेंट साइन है इंडिया और चाइना के बीच में, लेकिन जो बॉर्डर इशू है वो स्टिल सॉल्व नहीं हुआ है। वो अभी भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, सॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन इंडिया के साइड से कोशिश जारी है कि बातचीत करें और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इंडिया एंड नेपाल। अब हम इंडिया और नेपाल के रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। नेपाल इज सिचुएटेड इन नॉर्थ ऑफ इंडिया। नेपाल इंडिया के नॉर्थ में सिचुएटेड है। टिल नाउ दिस वॉज द ओनली हिंदू नेशन इन द वर्ल्ड। अभी तक ये वर्ल्ड का इकलौता हिंदू नेशन था। बट आफ्टर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द नेपाल किंग इन अक्टूबर 2006, नेपाल हैज़ लॉस्ट द स्टेटस ऑफ हिंदू नेशन। लेकिन अक्टूबर 2006 में नेपाल किंग ने इसका प्रोटेस्ट किया था, इसका विरोध किया था और उसके बाद में नेपाल ने जो अपना स्टेटस है हिंदू नेशन का उसको खो दिया। द फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया एंड नेपाल मीट इन द नॉर्थ ऑफ उत्तर प्रदेश एंड द सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज। इंडिया और नेपाल की बाउंड्री उत्तर प्रदेश के नॉर्थ में मिलती हैं और हिमालय के सदर्न स्लोप्स पर मिलती हैं। इंडिया हैज़ ट्रेडिशनल एंड फ्रेंडली रिलेशन विथ नेपाल। इंडिया और नेपाल का हमेशा से ही फ्रेंडली रिलेशन रहा है। इट इज़ फेमस दैट नेपाल इज नेटिव लैंड ऑफ मदर सीता एंड गौतम बुद्ध। और ये बात हम सब लोग जानते हैं कि माता सीता की जन्मभूमि नेपाल में है और गौतम बुद्ध की जन्मभूमि भी नेपाल में है। द शिवा टेम्पल नोन एज पशुपतिनाथ इज लोकेटेड इन नेपाल। और बहुत ही फेमस शिव मंदिर जो है पशुपतिनाथ वो भी नेपाल में ही सिचुएटेड है, विच इज़ फेमस रिलीजियस स्पॉट फॉर इंडियंस। और ये इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा रिलीजियस प्लेस है, धार्मिक प्लेस है हमारी। इंडिया एंड नेपाल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। इंडिया और नेपाल के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया ग्रांटेड एन एड ऑफ ₹8 crore टू नेपाल फॉर डेवलपमेंट स्कीम्स। और इंडिया ने
नेपाल की 8 करोड़ रुपए देकर उनकी नेपाल के डेवलपमेंट में हेल्प करी है। 8 करोड़ रुपए उनको दिए हैं। इंडिया दस हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेपाल। इसीलिए इंडिया का काफ़ी क्रेडिट रहा है जो नेपाल में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है उसके लिए, क्योंकि फिनेंशियल इंडिया ने काफ़ी हेल्प करी है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया हैज़ ऑफर्ड ₹50 crores टू नेपाल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 204 किलोमीटर्स ऑफ ईस्ट वेस्ट हाईवेज नोन एज महेंद्र राज मार्ग। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि इंडिया ने 50 करोड़ रुपए नेपाल को दिए हैं, क्योंकि वहाँ पर एक हाईवे का कंस्ट्रक्शन हुआ था जो 204 किलोमीटर लंबा है और जिसको महेंद्र राजमार्ग कहा जाता है। तो इस हाईवे के कंस्ट्रक्शन के लिए इंडिया ने नेपाल को 50 करोड़ रुपीस दिए हैं। The outpatient department of Beer Hospital, which has been constructed with the Indian aid, is another example of friendly relation between the two countries. और इसके अलावा बीर हॉस्पिटल के आउटपेशेंट डिपार्टमेंट को बनाने के लिए भी इंडिया ने फाइनेंशियली इनकी हेल्प करी है। In 1950, India and Nepal signed trade pact and India also provided sea route to Nepal. 1952 में इंडिया और नेपाल के बीच में एक ट्रेड पैक्ट मतलब बिजनेस व्यापार से रिलेटेड एक ट्रीटी साइन हुई है और एक पैक्ट साइन हुआ है और इंडिया ने समुद्री रास्ता भी दिया है नेपाल को। विद अ फ्यू ऑफ सिक्योरिटी पॉइंट नेपाल ऑक्यूपाइज ग्रेटर इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया। इसीलिए और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो नेपाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। एज पर 1950 ट्रीटी, इंडिया विल हेल्प फैसिलिटेट आर्म्स इम्पोर्ट टू नेपाल फॉर इट्स सिक्योरिटी। 1952 में एक ट्रीटी साइन हुई है और उसके अकॉर्डिंग इंडिया नेपाल की हेल्प करेगा और मतलब हथियार भी नेपाल को इम्पोर्ट करेगा। The citizens of both the countries can enter in each other's countries without any restriction. इंडिया और नेपाल में इंडिया के सिटीजन नेपाल जा सकते हैं, नेपाल के सिटीजन इंडिया आ सकते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, मतलब कि आपको किसी भी प्रकार के वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी, आप आराम से आ जा सकते हैं। इंडिया हैड प्लेड वाइटल रोल इन द एबॉलिशन ऑफ मोनार्की इन नेपाल। इंडिया ने जो नेपाल में जो क्या बोलते हैं मोनार्की खत्म हुई है, अबोलिशन हुआ है उसका, उसमें भी इंडिया ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम नेपाल कम टू इंडिया फॉर स्टडीज़। नेपाल से बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया आते हैं स्टडी करने के लिए। नेपाल सॉ चेंज ऑफ पावर इन अक्टूबर 2006 और लेकिन अक्टूबर 2006 में नेपाल में काफ़ी चेंजेस हुए उनके पावर में, उनके रूलिंग सिस्टम में। एंड विद द चेंज ऑफ रूल पोस्ट ऑफ किंग हैज़ बीन अबॉलिश्ड। और इसी के साथ साथ में जो किंग की पोस्ट थी नेपाल में वो खत्म हो गई, मतलब अब यहाँ पे राजा खत्म हो गया। नाउ नेपाल हैज़ टोटल डेमोक्रेटिक सेटअप, मतलब अब राजा शासन नहीं करेगा, अब यहाँ पर भी डेमोक्रेटिक रूल हो गया जैसे इंडिया में है। डिस्पाइट चेंज ऑफ द रूल, इंडियाज़ रिलेशन विद नेपाल हैव नॉट चेंज। लेकिन जो रूलिंग सिस्टम भले ही चेंज हुआ है लेकिन इंडिया और नेपाल के बीच में रिलेशंस हमेशा से ही अच्छे रहे हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं आए। सो फ्रेंड्स, इट वॉज ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप यू एंजॉयड वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।